हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। संविधान, भारतीय संविधान। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। संविधान बनने की प्रक्रिया। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 20वीं सदी तक आते आते जो भारत का संविधान था ना, जो पहले वाला संविधान था, वो क्या हो चुका था, बहुत पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी इस बात पर काफ़ी विचार किया था। अब जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, तो जब स्वतंत्रता के दौरान उस समय जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इस पर काफ़ी विचार किया। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का पालन मानना पड़ता था, वे खुद नहीं बनाए जाते थे। अब देखो, ब्रिटिश के टाइम पे पहले ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो जो रूल्स उन्होंने बना दिए थे, अब वो जो नियम उन्होंने बना दिए थे, अब वो नए जो राष्ट्रवादी थे, वो उन नियमों को पालन नहीं करना चाहते थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन से भारतीयों को सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो अब इससे एक बात सामने आई कि जो देश होगा वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी लोग थे या जितने भी जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ये बात तो तय कर ली थी कि जो भारत देश बनेगा कैसा होगा, लोकतांत्रिक देश होगा। और इसमें क्या होगा, सभी नागरिकों को समान माना जाएगा और सभी की क्या होगी, सरकार में समान हिस्सेदारी ही होगी। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। अब ये बात तो रख दी थी कि भाई लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया था। उसके कामकाज के नियम क्या होंगे, इस काम को किसी एक आदमी के वश में करना संभव नहीं था। मतलब एक आदमी ये नियम नहीं बना सकता था। तो लगभग 300 लोगों के योगदान से 1946 में एक मतलब तैयार किया गया संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने क्या किया गया, एक गठन तैयार किया, 300 लोगों की एक सभा बनाई, उसमें उनका गठन तैयार किया और उन्होंने क्या किया, संविधान सभा बनाई। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन गया। हुआ क्या, 300 लोगों ने एक कमेटी बनाई। 1946 की बात है, उनका नाम क्या दिया गया, संविधान सभा। और उन्होंने क्या, लगभग 3 साल तक वो इसके लिए बहुत सारी मीटिंगें करते रहे, बैठकें करते रहे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न ही धर्म एक था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। अब हमारा देश क्या विविधता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म की, जाति की, संस्कृति की, विचारों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, विभिन्नता है। तो यहाँ पर एकजुट होकर एक काम करना मुश्किल था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस हमारा देश भारी उथल पुथल के दौरान से गुजर रहा था, क्योंकि जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद ही हुआ था, तो एक बहुत भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। लेकिन इस समय, और उस समय क्या हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो एक बहुत बड़ी उथल पुथल उस समय चल रही थी। तो लेकिन इन सदस्यों ने बड़े ही इस दायित्व को अपनी निष्ठा के साथ निभाते हुए एक दस्तावेज तैयार कर दिखाया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। तो इतनी उथल पुथल होने के बाद, इतना माइंड डिस्टर्ब होने के बाद में भी जो ये संविधान के सभा के जो लोग थे, उन्होंने अपना जो कर्तव्य था बड़ी ही निष्ठा के साथ निभाया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें क्या हो, भारतीय एकता का ध्यान रखा गया हो और विविधता को गहरा सम्मान दिया गया हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। संविधान जो बनाया गया उसके क्या आयाम रखे गए, मुख्य लक्षण क्या थे। संघवाद, पहले तो मुख्य लक्षण क्या थे, संघवाद। इसका मतलब है कि देश में शासन चलाने वाले विभिन्न स्तरों को अलग अलग प्रकार की सरकार का होना। मतलब कि ये देखो एक देश है, ठीक, हम एक रफली समझते हैं संघवाद है क्या। तो संघवाद में क्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही जो सरकार है वो पूरे देश को संभालेगी, ऐसा नहीं है। क्या कर दिया गया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे स्टेट में बांट दिया गया ना। तो अब हर क्या होगी, हर एक स्टेट होगी, स्टेट की अलग सरकार होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, एक सरकार ना होकर सरकार को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद। एक बार रीडिंग करते हैं। इसका मतलब है कि देश में शासन चलाने वाले विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का काम होना, कि अलग अलग स्तर पर होगी, फर्स्ट स्तर, सेकंड और थर्ड स्तर। ये क्या किया, 3 लेवल बांट दिए, जो सरकार का क्या करेंगे, मिलकर ये सारे क्या करेंगे, देश के जो शासन है वो व्यवस्था को लागू करेंगे। देखो पहले क्या है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्तरों में क्या है, हमारी शासन जो है, सरकार शासन करती है। पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। देखो सबसे पहले जैसे कि हम समझते हैं, ये एक सेकेंड, हम पहले रफली समझते हैं। देखो
ये इस तरह से थोड़ा सा मैप है, रफली समझिए। तो देखो सबसे पहले होती है केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले क्या है, केंद्र सरकार है, जो क्या करती है, पूरे इंडिया पर, पूरे भारत पर उसका मतलब शासन चलता है। पूरे भारत में किस तरह के नियम बनने हैं, तो वो सब कौन डिसाइड करता है, केंद्रीय सरकार। अब हमारा देश क्या छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है ना, हमारा देश क्या है छोटे छोटे स्टेट्स में और राज्य में विभाजित है ना। तो ये राज्य, इन राज्य के लिए क्या कर दी गई है, एक अलग सरकार बना दी गई। एक तो केंद्र सरकार है जो पूरे देश पर ध्यान रखेगी, हर कैसे काम चल रहा है। जैसे कि उसके पीएम प्रधानमंत्री जी हमारे श्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया, एक बार ही कह दिया कि लॉकडाउन लगेगा तो पूरे देश में वो चीज़ लागू हो गई। तो वो कहाँ पर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर। अब है राज्य सरकार, तो हर स्टेट में क्या किया गया, एक उनका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो क्या करेगा, उनको संभालेगा। तो हर राज्य में क्या होगी, एक अलग सरकार होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, राज्य सरकार। मेन तो देखो पूरा जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन अब इतने बड़े स्कूल या इतने बड़े हम ये कहें कि देश को संभालना मुश्किल है ना, तो इसीलिए क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि स्टेट्स हैं, जो कि क्या है, राज्य हैं। अब उन राज्य को पे कौन सी सरकार होगी, राज्य सरकार। अब एक स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, तो स्टेट को आगे किस में डिवाइड किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें स्टेट में इस तरह से छोटे छोटे जिलों में, है ना, छोटे छोटे गांवों में डिवाइड किया गया। तो वहां पर भी एक सरकार होगी, यहाँ पर भी एक छोटी सरकार होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, पंचायती राज, जिसे क्या कहा जाएगा, नगर निगम या पंचायती राज। ये बात समझ में आई। फर्स्ट क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार जो पूरा हेड ओवर करेगी, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, पूरा हेड ओवर करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आते हैं जो हम ये कह रहे हैं कि क्लास टीचर्स। उसके बाद क्या हो जाएंगे, क्लास टीचर, जो पूरी क्लास को देखेगी कि आपकी पूरी क्लास में काम कैसा हो रहा है। और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर, जो सिर्फ अपना अपना सब्जेक्ट देखेगी। तो पंचायती राज सिर्फ अपना अपना जिला देखेगी, जो राज्य सरकार है वो पूरे राज्य को देखेगी, और जो केंद्र सरकार है वो पूरा देश को देखेगी। तो यहाँ से अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार एज ए प्रिंसिपल जो पूरे स्कूल को देखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएंगी, क्लास टीचर्स आ जाएंगी, जो अपनी अपनी क्लास को देखेंगे। जैसे कि स्टेट जो राज्य सरकार अपनी अपनी स्टेट को देखेंगी। और उसके बाद क्या आ जाएंगी, सब्जेक्ट टीचर, जो अपने अपने सब्जेक्ट को देखेंगी। तो जैसे कि पंचायती राज या निगम व्यवस्था, जो अपने अपने एरिया को देखेगी, स्टेट में भी जो उनका एरिया है सिर्फ उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। इस वजह से भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों तक फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई है। अब उन्होंने कुछ नियम बना दिए, इन नियम को फॉलो करते हुए आप अपना संविधान, इन नियम को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपना जो शासन है वो चला सकते हैं। अब कुछ क्रियाकलाप दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या कहा गया है, अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखिए। तो ये काम आप खुद करेंगे। आपके घर के पास में बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। स्कूल कौन सा है, कोई भी सर्वोदय विद्यालय लिख दीजिए, क्योंकि आपके घर के आसपास कोई ना कोई स्कूल तो जरूर होगा। उसके बाद डिस्पेंसरी कौन सी है उसका नाम लिख दीजिए। अस्पताल, कोई हॉस्पिटल अगर आपके घर के पास है तो उसका नाम लिख दीजिए। और पुलिस थाना, कोई भी पुलिस थाना है तो आप उसका नाम लिख दीजिए। तो ये तो आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, क्या लिख देंगे, स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया ऑफ स्टेट बैंक लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा या HDFC बैंक लिख देंगे। कोई भी स्कूल, डिस्पेंसरी, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, एक्टिविटी है ना, तो थोड़ी एक्टिविटी आप खुद करें। उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि किस तरह की सरकार के नियम अंदर काम करते हैं ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि 3 सरकार थी ना, अभी हमने देखा कि 3 सरकार थी। तो ये सब जो है वो किस सरकार के अंदर कार्य करते हैं। तो पहले देखते हैं केंद्र सरकार के अंदर किस किस का कार्य है। तो जो बैंक है वो क्या करते हैं, केंद्र सरकार के अंदर कार्य करते हैं। और जो पुलिस थाना है वो कहाँ पे होता है, केंद्र सरकार के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कहा गया है, राज्य सरकार क्या क्या काम करती है। जो स्कूल हैं वो क्या होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा होते हैं। डिस्पेंसरी, ये भी राज्य सरकार के द्वारा होती है। और अस्पताल, ये भी क्या है, राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के भी अंडर आते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, जैसे KV है ना, वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। और जैसे सर्वोदय विद्यालय है वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं। जबकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो क्या है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कहाँ आते हैं, नगर निगम के स्कूल्स होते हैं ना, तो वो नगर निगम के अंदर भी आते हैं। तो देखो KV के अंदर भी आएंगे आप, इस तरह से देखो ये भी कर सकते हैं ना। ये क्या आता है, स्कूल KV के अंदर भी आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर भी आते हैं, राज्य सरकार के अंदर भी आते हैं, और नगर निगम के अंदर भी आते हैं। इसी तरह से डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप किस तरह से करेंगे, पहले यहाँ पे बैंक लिखेंगे। ठीक है, बैंक इसके अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे केंद्र सरकार। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का नाम बताइए। आपको क्या करना है, निगम पार्षद का नाम बताना है, विधायक का नाम बताना है और सांसद का नाम बताना है। तो पहले भी मैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ना, आप लोगों की वर्कशीट में पहले भी आ चुके हैं। तो जब आप अपनी SST की नोटबुक को देखेंगे पीछे, तो वहाँ पे आपको इस तरह का ये तीनों के आंसर मिल जाएंगे। और अच्छा होगा कि आप अपने पार्षद का, विधायक और सांसद का नाम लिखे। जैसे राखी बिल्डा, मैंने बहुत बार हर विधायक, पार्षद के नाम पहले भी आपको बताए हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी नोटबुक में पीछे जाइएगा, वहीं से आपको मिल जाएंगे। ये किस सरकार के तहत चुने जाते हैं, तो देखो हम हटाते हैं, निगम पार्षद किसके द्वारा चुना जाता है, निगम प्रशासन के द्वारा। विधायक किसके द्वारा, हम देखते हैं
आगे क्या कहा गया है, विधायक किसके द्वारा चुना जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और सांसद किसके द्वारा चुना जाता है, सांसद चुना जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये 3 हमने समझ लिए, 3 देखो 3 बताए गए हैं और तीनों का हमने बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने भी ज़रूरी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। देखो कितना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो किस तरह से उनको संभाला जाए, किस तरह से संविधान बना जाए, तो ये चुनौतियां थी। तो आइए देखते हैं आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर। अनेकता में एकता बनाए रखने की चुनौती सबसे बड़ी, कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा धर्म है, जाति है, संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो अनेकता में एकता बनाए रखने की चुनौती सबसे पहले थी। दूसरा, देश में एक समान विकास की चुनौती, कि सभी हिस्सों में क्या हो, बराबर विकास हो सके। ऐसा नहीं कि किसी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसी को नहीं, तो सभी हिस्सों में क्या हो सके, बराबर विकास हो सके। और धार्मिक विविधता, बहुत ज़्यादा धार्मिक विविधता है, तो उनको ध्यान में रखा जाए। तो ये थी देश के सामने चुनौतियाँ जब संविधान बन रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। तो संघवाद क्या है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जिसमें सरकार के 2 या 3 स्तर होते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या है, 3 स्तर हैं, 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं। हमारे देश में कितने हैं, 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और थर्ड नंबर बताओ, नगर निगम या राज्य स्तर, ठीक है। ये 3 स्तर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हमारे देश में कितने प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो अभी हमने समझा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, या नगर निगम पार्षद भी आप कह सकते हैं, नगर निगम भी कह सकते हैं। तो हमारे देश में कितनी शासन व्यवस्था है, 3 है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहा गया कि हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश की विविधता, एक समान विकास और जन भागीदारी के लिए देश में संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। ध्यान से समझो, देश में अलग अलग विविधता है, समान विकास हो, जन की भागीदारी हो, हर किसी की भागीदारी हो, इसीलिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।